सर, आज एस्ट्रोलॉजी के ट्यूटोरियल्स में प्रोफेसर एस्ट्रोलॉजी अनिल जैन साहब, आपका बहुत स्वागत है। और राजेश ओबराय जी, जो काफी रुचि रखते हैं एस्ट्रोलॉजी में, जनता जनार्दन की तरफ से आज के ट्यूटोरियल के विषय बिंदु पर कुछ तीखे और सीधे प्रश्न रखेंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर जैन साहब एंड राजेश ओबराय जी। आज हम फिर से चर्चा करेंगे डाइवोर्स के बारे में, रीमैरिज के बारे में और ब्लिसफुल मैरिड लाइफ के बारे में। सर, वर्तमान में नाना प्रकार की कठिनाइयों का सामना हमारे युवाओं को करना पड़ता है। और पिछली बार भी आपने एक बहुत अच्छी केस स्टडी की थी इसी सब्जेक्ट पर। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि आपने इतनी अच्छी एडवाइस दी। और कभी कभी दशाएं इतनी लंबी हो जाती हैं। उस पर्टिकुलर केस में प्रोफेसर जैन साहब, चैलेंज इज स्टिल देयर आई थिंक। वो पहले साल में ही मुश्किल से 5 महीने रहे थे सर। और ये 2 साल बाद उन्होंने ये प्रश्न पूछा और आपने बताया कि 1 साल बाद उनकी दशा ठीक हो जाएगी। अब इसको हम लोग देखेंगे बाद में। मगर आज का जो केस स्टडी के लिए एक जातक महिला हैं और एक जातक पुरुष हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। और इनकी वर्ड डिटेल्स आपको दी गई है सर। सीधे विषय बिंदु पर आते हैं और इस संबंध में कुछ इस तरह से हमारे दर्शकों को बताएं कि एस्ट्रोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी समझ में आए, बाकी जो लोग शादीशुदा हैं उनकी भी समझ में आए और बच्चों की भी समझ में आए। और मैं फिर आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपका जो माँ भारती चैनल का इनिशिएटिव है कि कोई भी व्यक्ति प्रश्न पूछ सकता है, डिस्कशन में शामिल हो सकता है। और मतलब जो लॉजिकली जो हम ज्योतिष विद्या से एक्सप्लेन कर सकते हैं वो देख भी सकता है, और जो विद्यार्थी हैं ज्योतिष के वो भी कुछ इसका लाभ उठा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और जैसा आपने कहा कि मैं भी तैयार हूँ, क्योंकि हमारा जो पर्पस है, पर्पस यही है कि इस ज्ञान को हम कैसे इसका अवेयरनेस क्रिएट करें, क्योंकि ये एक डिवाइन नॉलेज है, इससे अच्छा कोई ज्ञान नहीं है। और जी। जो खासतर से मैरिज के बारे में जो प्रॉब्लम आ रही है, लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था, आज भी है। क्योंकि जैसा हमारी प्रथा है कि जब शादी होती है फैमिली में, तो हम हॉरोस्कोप मैचिंग के लिए एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं। और आपको ताज्जुब होगा कि भारत में 95% केसेस में जब हम मैचिंग की बात करते हैं तो लोग सिर्फ गुण मिलान देखते हैं, कितने गुण मिल रहे हैं, और उसके बेसिस पर हम शादी का डिसीजन ले लेते हैं, जो कि हमारी लाइफ का बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। और पहली चीज तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो ज्योतिष शास्त्र हैं उनके हिसाब से जो मैचिंग होता है, और उसको मैचिंग उसका एक डिटेल्ड प्रोसीजर बताया गया कि उस प्रोसीजर को अडॉप्ट करना है। और वो प्रोसीजर ऐसा है कि जब तक आपको ज्ञान नहीं है इस विषय का, आप नहीं कर सकते। और पहले टाइम में सब अंत में जब सारी चीजें हम देख लेते थे, तो उसके बाद कॉम्पिटिबिलिटी देखी जाती थी। और कॉम्पिटिबिलिटी का पर्पस ये था क्योंकि पहले सोसाइटी बिल्कुल अलग थी, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी। और पर्पस ये था कि फीमेल शुड नॉट हैव एनी से इन द फैमिली मैटर। तो उसके बेसिस पर एक गुण मिलान का कंसेप्ट बना था। मैंने कहा वो भी एक लास्ट में था, शुरू में नहीं था वो बिल्कुल जो है। और अब सोसाइटी हमारी पूरी तरह चेंज हो गई है। अब ना तो मेल डोमिनेशन है, वी टॉक ऑफ इक्वालिटी, और नाइदर फीमेल्स आर फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन द मेल एक्चुअली। अब फीमेल्स आर आल्सो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, दे हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस नाउ। तो जैसा मैंने कहा कि ना तो गुण मिलान ज्योतिष के हिसाब से मैचिंग ऑफ हॉरोस्कोप है, और ना ही ये आज के टाइम में रेलेवेंट है। इट्स टोटली ऑब्सोलीट, इरेलेवेंट एंड आउटडेटेड। जो हमारी सोसाइटी अलग हो गई है, चेंज हो गई है, तो हमें ज्योतिष के नियमों को भी वैसे ही बदलना पड़ेगा।
और ज्योतिष में कहा भी कि देश पात्र काल के हिसाब से नियम बदल लिया जो है। तो 95% में जो मैरिज होती हैं वो सिर्फ गुण मिलान के बेसिस पर होता है। हम बहुत खुश हो जाते हैं कि 25 या 30 या 35 गुण मिल रहे हैं और उसके बेसिस पर हम शादी कर लेते हैं। बट वो बिल्कुल ही गलत है। वो ज्योतिष के हिसाब से मैचिंग ऑफ हॉरोस्कोप है ही नहीं। और बहुत सारे लोग आते हैं कि 36 पॉइंट मिल रहे थे और हम बहुत खुश थे, लेकिन विद इन ए मंथ देयर वाज डिवोर्स। तो अल्टीमेटली हमारा जो दोष जाता है ज्योतिष को या ज्योतिषी को जाता है। लेकिन ये प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि ये ज्ञान की अवेयरनेस नहीं है। और वही हमारा माँ भारती चैनल का पर्पस भी है कि इस ज्ञान के बारे में लोगों को जागरूक करना जो है। और आज हम आज के केस पर आते हैं। एक केस हमें प्राप्त हुआ है। एक डाइवोर्स प्रोसीडिंग चल रही है हस्बैंड वाइफ के बीच में। और उन्होंने पूछा है कि व्हेन डू यू सी दैट डाइवोर्स फाइनलाइजिंग बेस्ड ऑन बोथ द हॉरोस्कोप्स। और व्हाट दे से कि इवन इफ यू सी एनी पॉसिबिलिटी ऑफ पैच अप ऑन द वाइफ्स टर्म्स एंड कंडीशंस। और फिर उन्होंने पूछा है कि अगर डाइवोर्स होगा भी तो सेकंड मैरिज की क्या पॉसिबिलिटी है। और ये भी उन्होंने पूछा है कि इसके बाद जो इस समय प्रेजेंट दशा ऑपरेट हो रही है उसके बाद वीनस की दशा ऑपरेट होगी। और वीनस की दशा में उनकी जो हेल्थ है या प्रोफेशन है या मनी है या जो फैमिली है उसके ऊपर क्या उसका इफेक्ट होगा या क्या पोजीशन लगेगी। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सबसे पहले दोनों हॉरोस्कोप एग्जामिन करेंगे, हस्बैंड और वाइफ के, और लेट अस सी कि उसमें क्या पोजीशन है जहां तक मैरिटल लाइफ का सवाल है। ये हस्बैंड का हॉरोस्कोप है। और इसमें हम लोग जब मैरिज की बात करते हैं तो दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं। पहले हम लग्न देखते हैं कि लग्न की क्या पोजीशन है, मतलब जो व्यक्ति खुद है उसका क्या नेचर है, क्या पर्सनैलिटी है, क्या टेम्परामेंट है। फिर हम सेवेंथ हाउस के सातवें भाव को देखते हैं। और सातवें भाव से पता लगता है कि आपके स्पाउस या जो जीवन साथी है उसका क्या नेचर, पर्सनैलिटी और टेम्परामेंट है। और उसके बाद हम लोग आठवां भाव, जो हम कहते हैं मांगल्य स्थान होता है, स्ट्रेंथ ऑफ मैरिटल बॉन्ड होता है, उसकी क्या पोजीशन है। और साथ में हम लोग भाग्य स्थान, जिसको हम नवा भाव कहते हैं, उसको भी देखते हैं। तो मैरिटल लाइफ के लिए हम तीन हाउसेस को देखते हैं कि सेपरेशन डाइवोर्स की क्या पॉसिबिलिटी है। वही हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और अल्टीमेटली जैसा मैंने कहा भाग्य सर्वोपरि है, तो इसका जो लॉर्ड है अपने से 12वें स्थान पर चला गया, वो नेगेटिव है। और मंगल यहाँ देख रहा है, शनि यहाँ देख रहा है, राहु यहाँ देख रहा है। तो नाइन्थ हाउस इज बैडली अफ्लिक्टेड विद ऑल मैलेफिक प्लैनेट्स। आप देखेंगे कि ताजुब है कि सभी जो है, मार्स है, राहु है, सैटर्न है, और लॉर्ड ऑफ ट्वेल्थ हाउस मतलब मरकरी। और ये जो चार प्लैनेट होते हैं, सन, सैटर्न, राहु एंड लॉर्ड ऑफ ट्वेल्थ हाउस, ये सेपरेटिंग टेंडेंसी देते हैं चारों प्लैनेट। और अनलकीली इन चारों प्लैनेट का जो एसोसिएशन है या हमारे भाग्य स्थान से है, तो इसका मतलब जो भाग्य को खराब करते हैं या भाग्य बहुत अच्छा नहीं होता है इस केस में। बट समहाउ यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तीनों ही जो हाउसेस हैं, और या मैं कहूँगा चार, क्योंकि लग्न भी, तो बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है। और बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है इसका मतलब जो है कि आप देखेंगे कि मैरिटल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा हॉरोस्कोप नहीं लग रहा है। या मतलब कहें कि हम शादी में जो हमें हैप्पीनेस मिलती है उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा नहीं है। और खास तौर से दशा भी खराब चल रही है। इस समय जो दशा ऑपरेट हो रही है वो केतु की दशा ऑपरेट हो रही है। और केतु में इस समय शनि का सब पीरियड चल रहा है, जो कि 29 मई 2025 तक चलेगा। और उसके बाद केतु में मरकरी का पीरियड होगा। और उसके बाद वीनस का पीरियड शुरू होगा। और अगर हम जुपिटर की पोजीशन देखें, जुपिटर की, तो जुपिटर का जो गोचर है इस समय यहाँ पर है, मतलब 11th हाउस में है, टॉरस साइन में है। और नेक्स्ट ईयर समवेयर इन द मे 25 जुपिटर का गोचर यहाँ पर होगा 12th हाउस में। और 26 में, मई 26 में जुपिटर का गोचर जो है लग्न पर होगा, जब वो 7th हाउस को डायरेक्ट एस्पेक्ट करेगा। और वीनस की दशा भी यहाँ पर 27 मई 2026 से शुरू हो रही है। तो ये तो पोजीशन है हस्बैंड की हॉरोस्कोप की।
Now let us see the wife's horoscope also. यहाँ देखिए, ये जो शादी का 7वां भाव है उसकी क्या पोजीशन। इट इज अगेन एफ्लिक्टेड विद ऑल मैलेफिक। सन देख रहा है, राहु यहाँ देख रहा है, मंगल यहाँ देख रहा है और केतु यहाँ पर देख रहा है। तो सारे जो मैलेफिक प्लैनेट का एसोसिएशन, अगर हम लग्न को भी देखें तो आपको ताज्जुब होगा कि लग्न के साथ भी सारे मैलेफिक प्लैनेट का एसोसिएशन ये है। सैटर्न यहाँ से देख रहा है, राहु यहाँ देख रहा है, मंगल यहाँ देख रहा है, केतु यहाँ देख रहा है। तो कोई भी ऐसा मैलेफिक प्लैनेट नहीं है जो लग्न के साथ एसोसिएट नहीं होता। तो दैट इंडिकेट द नेचर ऑफ द पर्सन, कि नेचर इस टाइप की होती है कि वो आसानी से ऐसे व्यक्ति किसी चीज को मानता नहीं है या कंप्रोमाइज नहीं करता है। और ऐसे ही 7th हाउस की पोजीशन और ऐसे ही जो है वो 8th हाउस की पोजीशन है। तो और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है कि दशा जो ऑपरेट हो रही है इस समय, दशा आप देखेंगे कि सैटर्न का पीरियड चल रहा है, शनि का, और शनि में भी मंगल की दशा ऑपरेट हो गई है, विच इज नॉट सपोज टू बी गुड एक्चुअली। जब शनि मंगल की दशा ऑपरेट होती है और इस टाइप का हॉरोस्कोप है तो व्यक्ति की समझ में कुछ नहीं आता, तोड़ फोड़ के अलावा जो है वो किसी तरह से कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं होता। ऐसे ही उसके बाद सैटर्न राहु का पीरियड चलेगा, वो और भी खराब पोजीशन होती है। तो यहाँ तक आप देखें कि जो दिसंबर 27 तक है तो कंप्रोमाइज की तो कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आती। नाइदर शी वुड लाइक टू कंप्रोमाइज, या थोड़ा सा भी बस करेगी कोई वो जो है। और दोनों के हॉरोस्कोप को अगर हम इन टोटालिटी देखें तो लगता है कि कंप्रोमाइज की तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। क्या जो उन्होंने पूछा है कि क्या वो उसकी वाइफ की टर्म पर हमें कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, नहीं, उसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, शी विल नॉट कंप्रोमाइज। और दूसरा ये है कि जल्दी से इस केस का निपटारा भी नहीं होगा, इसको टाइम लगेगा। और मुझे ये लग रहा है कि जब जुपिटर, मैंने कहा कि लग्न में आएगा या यहाँ पर भी जब ये 7th हाउस में आएगा, तो आपके हस्बैंड के लग्न में आएगा, वाइफ के 7th हाउस में आएगा, तो उस टाइम ये कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलेगा। मतलब मई 26 के बाद। अभी जो अगर हम कहें कि 2 साल तक कोई सॉल्यूशन की कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आती, पहली चीज तो इसलिए केस शायद कंटिन्यू करेगा और जो प्रॉब्लम है वो आपको डील करना ही पड़ेगा। बट ऑलरेडी कुछ ना तो कोर्ट का डिसीजन होगा, ना ही वो वाइफ कंप्रोमाइज करेगी। और दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि जब वीनस की दशा ऑपरेट होगी तब क्या होगा। ये केतु की दशा ऑपरेट हो रही है 27 मई 2026 तक, उसके बाद वीनस का पीरियड होगा। तो लेट अस सी द पोजीशन ऑफ वीनस। यहाँ पर क्या पोजीशन है वीनस की, तो ये 2nd हाउस में प्लेस है और जुपिटर इसको देख दिख रहा है यहाँ पर जो है, और सब अपनी राशि में है। और वीनस 11th हाउस का लॉर्ड है और 4th हाउस का लॉर्ड है। और 11th हाउस का लॉर्ड इन द 2nd हाउस, इट इंडिकेट अ वेरी गुड पोजीशन फ्रॉम द फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू, फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू। और लेकिन जब हमने देखा कि जो पहली दशा ऑपरेट हो रही है ये वाली केतु मरकरी, तो यहाँ तक दशा बहुत अच्छी नहीं है। और नॉर्मली क्या होता है कि जब उसके बाद कोई भी मेन पीरियड ऑपरेट होता है तो उसका जो पहला सब पीरियड भी बहुत अच्छा नहीं होता। पहला सब पीरियड भी बहुत अच्छा नहीं होता, मतलब वीनस वीनस का सब पीरियड भी बहुत अच्छा नहीं होता। और खास तौर से वीनस 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 मतलब दिसंबर 26 तक ये पीरियड बहुत अच्छा नहीं होता। और अगर हम प्रोफेशन की बात करें, जैसा इन्होंने कहा कि प्रोफेशन में क्या होगा, तो प्रोफेशन के लिए हम एक दशमांश चार्ट देखते हैं जिसको हम D10 चार्ट बोलते हैं। तो लेट अस सी उसमें क्या पोजीशन है। यहाँ देखिए, वीनस जो है वो 8th हाउस में प्लेस्ड है, 8th हाउस में। और कहते हैं कि जो भी प्लैनेट किसी भी डिविजनल चार्ट में 8th हाउस में प्लेस्ड होते हैं
और जब उनकी दशा ऑपरेट होती है तो उस लाइफ के एस्पेक्ट के संबंधित जो हम उस डिवीजन चार्ट से देखते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं या खराब रिजल्ट मिलते हैं, रिजल्ट जो है अच्छे नहीं मिलते। इसका मतलब खास तौर से ये जो वीनस वीनस का पीरियड होगा, ये जो 3 साल का करीब पीरियड होता है, इसमें प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं मिले। लेकिन उसके बाद जो भी पीरियड शुरू होगा, मतलब जो अगली जो सब पीरियड शुरू होगा, उसमें आप देखेंगे कि जहां तक सन का सवाल है, विनस सन, तो इट इज प्लेस्ड इन द लग्ना एंड इट बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट फ्रॉम प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और खास तौर से अगर हम सन और वीनस को देखें, तो सन का जो बल है 6.9 रूपास है और वीनस का 5.8 है। तो वीनस सन का जब पीरियड ऑपरेट होगा तो हमें सन के रिजल्ट मिलेंगे, और सन का प्लेसमेंट D10 चार्ट में, दशमांश चार्ट में, जिससे हम प्रोफेशन देखते हैं, दिस वेरी वेल प्लेस्ड। तो मैं ये कहूँगा कि ऑफ कोर्स ये दिसंबर 26 तक का पीरियड तो प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन उसके बाद जो पीरियड होगा, प्रोफेशनली यू विल डू वेल, एंड सेकेंडली फ्रॉम द फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू इट्स रियली वेरी गुड पीरियड। जैसा मैंने कहा कि जो वीनस का प्लेसमेंट सेकेंड हाउस में है, और ये जो लॉर्ड है 11th हाउस का, 11th हाउस हमारा गेंस का हाउस होता है, और जो सेकेंड हाउस होता है हमारा वेल्थ का हाउस होता है। तो फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जब वीनस सन का पीरियड शुरू होगा, दैट विल रियली बी ए वंडरफुल पीरियड और द गोल्डन पीरियड ऑफ योर लाइफ आल्सो। एक चीज इन्होंने और भी पूछी है कि अभी जो दशा ऑपरेट हो रही है केतु सैटर्न का, तो उसमें क्या उपाय किए जाएं जिससे कि थोड़ी पोजीशन जो है बेटर। तो मैंने कहा कि एक तो जो मून और सैटर्न का योग है, जिसको हम विष योग कहते हैं, जिसकी वजह से हमें कोई मेंटल टेंशन में कोई राहत नहीं मिलती है, तो नेचुरली सैटर्न का कोई भी उपाय करेंगे। सैटर्न के उपाय में शनि के दिन हम कोई भी काली चीज का दान करें, या खास तौर से हम कहेंगे कि अगर काले चने अगर हम फ्राइडे को भिगो दें और सैटरडे को अर्ली इन द मॉर्निंग उसमें सरसों के तेल का छौंक लगाकर और स्वादिष्ट बनाकर अगर हम गरीब लोगों को बांटते हैं, तो दैट इज द बेस्ट रेमेडी ऑफ सैटर्न। और इसके अलावा हम लोग हनुमान जी की पूजा भी कर सकते हैं। कोई भी जो अच्छा हनुमान मंदिर हो, उसमें हम ट्यूसडे और सैटरडे को जाएंगे, तो उसका भी हमें काफी लाभ मिलता है। और दूसरा यह है कि इस समय जो दशा ऑपरेट हो रही है, केतु की महादशा हो रही है, और जिसकी वजह से प्रॉब्लम भी है। और केतु का भी अगर हम उपाय करेंगे इस पीरियड में, तो वो भी हमारे लिए काफी अच्छा होगा। और केतु के 2-3 उपाय हो भी सकते हैं। एक तो वेडनेसडे के दिन अगर हम गणेश जी की पूजा करें, गणेश भगवान की पूजा करें, एक तो वो है। और नहीं तो एक बहुत एक सिंपल रेमेडी है एंड विच इज वेरी इफेक्टिव आल्सो, कि एक पौधा आता है टेस्ट मी नॉट, छुई मुई का पौधा हम जिसको बोलते हैं। तो आप छुई मुई का पौधा घर में ला के रख लीजिए, और उसको जहाँ से ईस्टर्न डायरेक्शन में रख लीजिए, और अर्ली इन द मॉर्निंग नहाने धोने के बाद अगर हम उसको पानी देंगे रोज, इट्स वंडरफुल रेमेडी फॉर केतु, तो उससे भी आपको फायदा होगा। तो ये है पोजीशन। मेरे ख्याल में आपके सारे प्रश्नों का जवाब देने की मैंने कोशिश की है। फिर भी अगर कोई प्रश्न है आपके माइंड में तो आप पूछ सकते हैं। सर सर थैंक यू वेरी मच। मगर सर एक जिज्ञासा मेरे मन में है, वो ये है कि ऐसा लगता है कि ये मैच मेकिंग नहीं की गई उस समय, और मैच मेकिंग मेकिंग न होने की वजह से इस तरह की समस्याएं आती हैं। या मैं जानना चाहता हूं कि इन दोनों जातकों में किसकी कुंडली थोड़ी सी पॉजिटिव है और किसकी ज्यादा नेगेटिव है, थोड़ा सा हमारे हाँ, लोग ये जानना चाहेंगे। बिल्कुल। जी। बिल्कुल, पहली चीज तो जैसा आपने कहा कि मैचिंग नहीं हुआ, नहीं मैचिंग होता है। हाँ, एक हमारी कस्टम है, और मेरे ख्याल में जैसा मैं जानता हूँ या जो मेरा एक्सपीरियंस है, भारत में करीब करीब सभी लोग मैचिंग कराते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि मैचिंग नहीं हुआ, मैचिंग कराया है उन्होंने। मैचिंग कराने का मैंने कहा कि मैचिंग आता कितने लोगों को है, जो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से
जो उन्होंने प्रिंसिपल बताया कि हॉरोस्कोप मैच करने का, आई टेल यू हार्डली 2 to 3% सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर दे नो इट। और हमारे माइंड सेट ऐसा बना हुआ है, हमारे माइंड में घुसा दिया गया है कि जो हॉरोस्कोप मैचिंग कुछ नहीं है, एक गुण गुण मिलान है। और गुण 36 होते हैं, और उसमें से अगर 18 से ज्यादा मिलते हैं तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। हम जाते भी नहीं एस्ट्रोलॉजर के पास, सॉफ्टवेयर है सबके पास, तो अपने आप भी देख लेते हैं, ओहो 18 20 25 गुण मिल रहे हैं, ओह बहुत अच्छा मैचिंग है। पर मैंने कहा कि दैट इज टोटली आउटडेटेड, इररिलेवेंट, ऑब्सोलीट इन टुडेज टाइम। तो वो उसके ऊपर हम रिलाई कर नहीं सकते। बट जो दुर्भाग्य है कि 95% मैरिजेस आज भी इसी बेसिस पर होते। बहुत से लोग आते हैं मेरे पास भी, और मैं कहता हूँ कि जो मैचिंग के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, जस्ट वेट फॉर सम टाइम, या मुझे एक दिन छोड़ दीजिए। तो कहते हैं जैन साहब, गुण मिलानी तो देखने हैं आपको, और मुझे भी अब गुण मिलानी चाहिए। आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कितने गुण मिल रहे हैं, और बाकी एस्ट्रोलॉजी अपने पास रखिए आप। जो है हमें और किसी से मतलब नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि जो मैचिंग है सिर्फ गुण मिलान होता है। तो ये हमारा माइंड सेट बना हुआ है। तो जब तक ये माइंड सेट चेंज नहीं होगा, या जब तक इस ज्ञान के बारे में अवेयरनेस नहीं आएगी लोगों में, तब तक ऐसे ही हम लोग परेशान होते रहेंगे। और जहां तक आपने ये कहा कि हस्बैंड और वाइफ का किसका ज्यादा मतलब अच्छा है या खराब है, तो पहली चीज तो मैं कहूँगा, जब मैचिंग करते हैं तो हमेशा हम ये कोशिश करते हैं कि एक का अगर खराब भी है तो दूसरे का अच्छा होना चाहिए, दूसरे का अच्छा होना चाहिए। और इसीलिए जो ये मैरिज का भाव है, आपको ताज्जुब होगा कि इसकी बहुत एक अच्छी पोजीशन है ज्योतिष के हिसाब से। ये जो हाउस है, दिस इज, जो बेसिकली जो स्टूडेंट है एस्ट्रोलॉजी के, दिस इज नाइन्थ फ्रॉम द 11th हाउस एंड 11th फ्रॉम द 9th हाउस। एक स्पाउस या एक जीवन साथी आपकी लाइफ में है जो आपके भाग्य को पूरी तरह चेंज कर सकता है। आपने देखा होगा, अक्सर जब फैमिली में किसी भी लड़के की शादी होती है तो माँ बाप कहते हैं कि लक्ष्मी का आगमन हो रहा है। या बहुत बार हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति, लड़का या लड़की हो, शादी से पहले कुछ बहुत अच्छा नहीं कर पा रहा, तो हम कहते हैं इसकी शादी कर दो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे क्यों बोलते हैं? वो इसीलिए बोलते हैं कि इस हाउस की पोजीशन बहुत विचित्र है, क्योंकि ये 9th फ्रॉम 11th हाउस हमारा गेन का हाउस होता है, और 9th भाग्य का होता है। भाग में वृद्धि या वृद्धि में भाग्य एक ही बात है। तो आपकी लाइफ में एक जीवन साथी ही एक ऐसा होता है जो आपकी लाइफ को पूरी तरह चेंज कर सकता है। और यही कहा कि हमारे ज्योतिष में कि दिस इज वेरी डेलिकेट रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ की, एंड इट हैज टू बी डेल्ट विद द सेम डेलिकेसी। मतलब अनलेस वी आर अफेक्शनेट टू ईच अदर, अनलेस वी ट्रस्ट ईच अदर, अनलेस वी रिस्पेक्ट ईच अदर, दे कैन नॉट बी हैप्पीनेस इन द मैरिड लाइफ। तो हमारी कोशिश ये होती है कि एक का मान लीजिए खराब भी है तो दूसरे का बहुत अच्छा होना चाहिए। बट सम हाउ मैं दोनों का हॉरोस्कोप जो मैंने काफी डिटेल में देखा, कि दोनों में ही प्रॉब्लम। मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई एक बेटर है, बट दोनों का ही खराब है मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसीलिए मैं यही निष्कर्ष निकाला मैंने कि जो कोई भी कंप्रोमाइज होने की पॉसिबिलिटी बहुत एक रिमोट पॉसिबिलिटी है इस केस जी सर, वो एक छोटा सा शंका और है मेरे मन में। में। जी वो सेकंड मैरिज मेल जातक को करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? देखिए, पहली चीज तो हम सेकंड मैरिज देखते कैसे। सेकंड 8th हाउस किसी भी हाउस से उसकी लॉन्गेविटी का होता है, और ये 7th हाउस हमारा मैरिज का है। और इससे 8th हाउस जो है वो ये है, ये वाला जो आप देख रहे हैं, सन और वीनस का प्लेसमेंट। जी। तो सेकंड मैरिज की अगर संभावना है तो हमें इस हाउस से देखना है। और हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर कि सन और वीनस का प्लेसमेंट है, और जुपिटर उसको देख रहा है, जी। जुपिटर देख रहा है उसको। तो देर इज ए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ सेकंड मैरिज। वो इसलिए भी क्योंकि 8th हाउस भी खराब नहीं है। अगर 8th हाउस बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड होता तो फिर मैं कहता था कि आप 3 4 5 कितनी भी कर लीजिए, कोई सक्सेसफुल नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर क्योंकि सेकंड हाउस का प्लेसमेंट अच्छा है, 8th हाउस का प्लेसमेंट अच्छा है, तो देर इज स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ सेकंड मैरिज। और सर इनकी सेकंड मैरिज ये कब करें, कब दशा? नहीं, पहले मैंने कहा कि इट इज गोइंग टू टेक ए लॉन्ग टाइम। जी। तो पहले जब उसका डिसीजन हो जाएगा, बट देन ओनली वी कैन से।
क्योंकि पहले ये देखना है कि कब डिसीजन होगा उसका, उसमें टाइम लगेगा, बट जैसे ही अगर डिसीजन होगा तो उसके बाद सेकंड मैरिज में टाइम नहीं लगेगा। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू राजेश ओबराय जी। आपकी जो जिज्ञासा हो इस संबंध में प्रश्न पूछे सर। अनिल जी, इसमें ये देख के हम पता करते हैं डाइवोर्स कब तक होगा? मैंने कहा ना कि मई 26 में, अभी 2 साल लगेंगे। और 2 साल के बाद देन सेकंड मैरिज कैन यू फाइंड आउट कब तक हो सकती है? हाँ, जैसे मैंने कहा ना कि देखिए डाइवोर्स के लिए तो जो जुपिटर यहाँ पर है, करेक्ट। तो जुपिटर यहाँ पर मई 26 में आएगा, 1 साल यहाँ पर रहेगा, फिर 1 साल बाद यहाँ पर आएगा सिर्फ सेकंड मैरिज का हाउस। देन तो पॉसिबल। उस टाइम, हाँ तो उस टाइम पॉसिबिलिटी होगी। तो सर मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि जातक को क्या प्रिकॉशन अपनी सेकंड मैरिज में लेनी चाहिए, कभी तो सेकंड मैरिज तो उसकी अच्छी रहे सर। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि वो डिपेंड करेगा कि जो सेकंड मैरिज, इसके हिसाब से तो सेकंड मैरिज ठीक लगती है, अच्छा। कोई प्रॉब्लम नहीं लगती जो है। बट अगर वैसे भी कोई डाउट भी है तो वी हैव टू गो थ्रू द हॉरोस्कोप ऑफ द सेकंड स्पाउस। अच्छा, एक्सपेक्टेड। जी क्रॉस। जी। जब तक नहीं होगा तब तक आप नहीं बता सकते सर। प्रोफेसर एस्ट्रोलॉजी अनिल जैन साहब ने किसी भी जातक की कुंडली डिटेल में बिना जातक की आइडेंटिटी डिस्क्लोज किए महाभारती के चैनल पर महाभारती विजन के और मिशन के लिए महाभारती चैनल के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए रुपए 1001 पर क्वेश्चन का योगदान लेने के लिए महाभारती चैनल को सहमति दी है, जिसके लिए उनका बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत साधुवाद व धन्यवाद। Shama.